श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। मैं हूं अशोक पांडे। श्रोताओं, इस बदलते हुए मौसम में बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो अगर हमें हैं या हो जाती हैं तो उनकी वजह से हमारा स्वास्थ्य काफी प्रभावित होता है और हमारे ऊपर एक आर्थिक बोझ भी बढ़ता है। तो श्वास संबंधी बीमारियां ऐसी हैं जो इस मौसम में अमूमन हमें परेशान करती हैं, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। वो बीमारियां क्या हैं, किस तरह से हमें प्रभावित करती हैं और उससे बचाव का उपाय क्या है, इलाज क्या है, आयुर्वेदिक तरीका क्या है जिससे हम उसका इलाज कर सकते हैं। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर अनुराग पांडे जी हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, विकृति विज्ञान विभाग, आयुर्वेद संकाय, IMS BHU में। अनुराग जी नमस्कार, स्वागत हमारे स्टूडियो में और इस कार्यक्रम में। नमस्ते अशोक जी। अनुराग जी, जैसे कि ये ऋतु परिवर्तन का समय है, आयुर्वेद की दृष्टि से अगर देखें तो हम ऋतु परिवर्तन की बात करते हैं कि जब मौसम में बदलाव होता है तो हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं। चिकित्सकीय दृष्टि से जो लोग जानते हैं वो आसानी से उस चीज को समझ सकते हैं, पर एक सामान्य व्यक्ति उन बदलावों को उतनी आसानी से नहीं समझ पाता। तो इस मौसम में क्या बदलाव हमारे शरीर में होते हैं और उन बदलावों को लेकर के हमें कैसे सचेत होने की आवश्यकता है? अशोक जी, आयुर्वेद चिकित्सक होने के नाते आपका जो प्रश्न है ये बहुत ही जिज्ञासापूर्ण प्रश्न है और बहुत ही उचित प्रश्न है, जो कि इस सीजन में बहुत ही मुख्य रूप से देखने को मिलता है। मनुष्य के शरीर में जो ऋतुओं के अंदर परिवर्तित होने वाली बात है उसमें मुख्य रूप से होता है हमारी जठराग्नि। और आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो इन दोषों के आपस में या तो बढ़ जाने या कम हो जाने के कारण हमारे शरीर की जो पाचन शक्ति होती है वो परिवर्तित हो जाती है। और ऐसा होता है कि एक ऋतु में जो व्यवस्था हमारे शरीर की प्रकृति ने बनाई है, जब दूसरी ऋतु आने वाली होती है तो एक नई व्यवस्था की तरफ हम जाते हैं। तो आयुर्वेद ऐसा कहता है कि क्रमेण उपचति दोषः क्रमेण उपचितः मलः। पादांशिक क्रम से हमें जो पुरानी ऋतु बीत गई है उसमें जो हम कर रहे थे आहार और विहार, उनको धीरे धीरे छोड़ना है और नई ऋतु में जो हमारे आहार विहार बताए गए हैं उनको हमें ग्रहण करना है। तो मुख्य रूप से आहार में हमारी जठराग्नि है उसमें परिवर्तन होता है, वातावरणीय परिवर्तन होते हैं। जैसे हम देखते हैं अभी हमारे यहाँ थोड़ा सा माहौल गर्म था, अब ऋतु परिवर्तन में शीतलहर आने वाली है, तो हमें उसके हिसाब के पहनावा उड़ावा का ध्यान रखना है। और भोजन में हमें वैसे ही आहार द्रव्य लेने हैं जो कि हमारे जठराग्नि के द्वारा पाचन करें और हमारे शरीर का संवर्धन करें। इस प्रकार से हमें आहार और विचार का दोनों का ध्यान रखना है। आज की इस चर्चा का जो मुख्य विषय है वो है श्वास संबंधी रोग। तो श्वास संबंधी रोग किस हद तक हमें इस मौसम में प्रभावित करते हैं, उन्हें जिन्हें ये रोग पहले से है और जिन्हें ये रोग नहीं है, उस रोग की शुरुआत हो रही है, तो वो आम लक्षण क्या हैं जिन्हें हम आसानी से पहचान सकते हैं कि भाई अगर ऐसा हो रहा है स्वास्थ्य के साथ तो वो श्वास संबंधी बीमारियां हमें कहीं ना कहीं परेशान करने की ओर है। देखिए, मौसम का परिवर्तन जब होता है, शीत ऋतु होती है तो हमारे वातावरण में आर्द्रता धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। साथ में जब आर्द्रता बढ़ती है तो नमी के साथ में कुछ और चीजें नैसर्गिक रूप से स्वतः आ जाती है, जैसे धूल के कण हैं, डेंड्राइट्स हैं, एलर्जेंस हैं, पॉलन हैं, गाजर घास कई बार हमें देखने को मिलती है, उसकी वजह से एलर्जेंस आ जाते हैं। तो ये सभी तमाम डस्ट है। और परफ्यूम हम लोग यूज करते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट हम अभी ज्यादा यूज करने लग जाते हैं, ठंडी का समय है, मच्छर बढ़ जाते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं। तो ये सभी कारक एक साथ इकट्ठे होकर के हमारे शरीर में मुख्यतः नाक के द्वारा हम सांस लेते हैं और वही हमारा मुख्य द्वार है प्राणवायु स्रोतस का। तो वहां से बार बार ये जो एलर्जेंस होते हैं, या इन्हें कहना चाहिए कि बुरी चीजें हैं, जो नाक की जो अंदर की म्यूकोसा है उस पर असर करना शुरू कर देती हैं। चूंकि वो मुख्य द्वार होता है तो वहां पे इरिटेशन शुरू हो जाता है। और इसमें जो मुख्य, जैसे आपने पूछा कि क्या लक्षण मिलते हैं, तो एक कोई व्यक्ति है जिनको इनका रिएक्शन होता है, वो पहले बार बार छींकेंगे, धीरे धीरे उनको कफ कोल्ड डेवलप हो जाएगा, यानी सर्दी होने लगेगी। और जब ये कई बार ऐसा होता जाता है और व्यक्ति की इम्यूनिटी अगर यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अपने शरीर के अनुसार प्रभावी नहीं होती है, तो व्यक्ति धीरे धीरे जकड़ता चला जाता है और उसे इम्यूनिटी कम हो जाती है। और बाद में यही धीरे छोटी छोटी बीमारी, जिसे हम श्वास काश कहते हैं या कफ कोल्ड कहते हैं, ये श्वास और काश में परिवर्तित हो जाता है, यानी अस्थमा में भी परिवर्तित हो जाता है, ब्रोंकियल अस्थमा में। तो ये तो एक क्रमिक विकास है बीमारियों का। आगे चल के फिर भी ध्यान नहीं दिया गया तो ये बीमारी फिर और जटिल बीमारियों में परिणत होती चली जाती है। सामान्य वयस्क तो इन लक्षणों को आसानी से महसूस कर सकता है, इनके बारे में चर्चा कर सकता है। छोटे बच्चे जो होते हैं वो अमूमन अपने इन लक्षणों को समझ नहीं पाते और कई बार माता पिता ठीक है
हल्की सर्दी है, ठीक हो जाएगा। इस तरह से वो जो सर्दी का रूप है वो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है जिसमें बच्चे का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ जाता है। जी अवश्य। तो बच्चों में विशेष करके इस मौसम में कौन सी बातों पर ध्यान देना आवश्यक है? बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़े जो व्यक्ति होते हैं उनके दो कारण होते हैं। एक तो उनको पता रहता है और उनका इम्यून पावर अच्छा रहता है और वो उपयोग भी करते हैं वैसी चीजें। बच्चों के साथ में है, बच्चों को एक तो पता नहीं रहता है और उनकी कई कारणों की वजह से इम्यूनिटी भी बहुत जल्दी कंप्रोमाइज्ड हो जाती है। तो बच्चों को हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इस मौसम में हमको उनको गोल्डन मिल्क पिलाना ही पिलाना है। ऐसे आयुर्वेद में कहा गया है कि हरिद्रा अभी नहीं आती है, तो हरिद्रा को जैसे हम कद्दूकस करते हैं उसे दूध के साथ में हम उबालेंगे और बच्चों को नित्य सेवन कराएं। अगर हम दूध के साथ देते हैं तो आयुर्वेद ऐसा मानता है कि जितनी भी दूध के साथ में हम औषधियां देते हैं वो मेद रसायन का भी काम करती है। तो इस तरीके से हम इम्यूनिटी तो बढ़ाएंगे ही बच्चे की, सीजनल बीमारी से भी बचाएंगे और उसको मेद रसायन के द्वारा भी उसका शरीर में पोषकता भी होगी और मेद की उसकी मेधा शक्ति का भी विकास होगा। तो हमें इस समय पे सबसे अच्छा है कि हमें गोल्डन मिल्क पिलाना है, जिसे हम हरिद्रा का दूध कहते हैं। बच्चों को सभी को ध्यान रखना है, इस सीजन में 2 चम्मच च्यवनप्राश मिनिमम सुबह और शाम को हमें सभी बच्चों को प्रतिदिन खिलाना है। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि आप किसी ये सोचें कि बच्चे को ज्यादा है या कम है, कमजोर है या नहीं है। आप सभी बच्चों को 2 चम्मच च्यवनप्राश नित्य रूप से आप दे सकते हैं। उसके बाद ये जो समय चल रहा है ये संक्रमण का काल है। आहार के अलावा विहार पे भी आयुर्वेद बहुत जोर देता है। तो हमें सभी बच्चों को प्रतिदिन कहना है कि बच्चों अनुलोम विलोम और कपालभाति की आदत डालें। अगर कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से 30 मिनट तक अनुलोम विलोम और कपालभाति कर लेते हैं तो उनके प्राणों की शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि जो इजीली बाहर की वातावरणीय आर्द्रता है, पॉलन, डेंड्राइट्स है, एलर्जेंस है और लो इम्यूनिटी है, इन तीनों पे कारगर होगी। अगर हो सके तो गर्म जल का सेवन करें, गुनगुने पानी का, और एक नाक में हमारी आयुर्वेद की ड्रॉप आती है अणु तेल हम लोग कहते हैं। तो अगर अणु तेल को हो सके तो स्नान करने के बाद में 2 ड्रॉप अपने दोनों नाखूनों में डालना है और उसके बाद थोड़ा सा 10 मिनट के लिए ऊपर की तरफ पंखा जैसे रहता है उसको देखना है। अगर ये नहीं भी उपलब्ध हो सकता है तो सभी के घर में सामान्य तेल होता है, उसको भी हाथ में लेकर के थोड़ा सा नाक में अगर लगा लेंगे तो व्यक्ति को जो एलर्जेंस प्रॉब्लम हो रही वो नहीं होगी और सीजनल बीमारियों से बच्चे बहुत अच्छे तरीके से बच सकते हैं। तो ये 5 कारक बहुत अच्छे से कारगर हैं जो हर बच्चे को करना चाहिए। आयुर्वेद में औषधियों का बड़ा महत्व है जी। और हमारे घर का जो किचन होता है वो एक तरीके से देखा जाए तो आयुर्वेद की दृष्टि से औषधियों का खजाना होता है। जी। कोविड काल में हमने देखा कि बहुत सारे बदलाव करके, अपनी आदतों में सुधार करके, भोजन शैली में सुधार करके हम अपनी जीवन शैली बेहतर कर सकते हैं। इसका प्रमाण हमने कोविड में देखा। जी। किचन में हमारे जो औषधियां होती हैं कई बार हम उनको पहचान भी नहीं पाते कि कौन सी औषधि किस उपयोग के लिए बेहतर है। तो उन औषधियों के बारे में भी थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं। जी, मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि पहले समय में जब हमारी भारतीय इतिहास में हम अगर जाते हैं तो प्रत्येक घर की जो किचन है उसे साइंस का लैब कहा जाता था। आजकल तो बड़े बड़े महाविद्यालयों में हम लोग चिकित्सालय में काम करते तो वहाँ लैब होती है, लेकिन भारत की वस्तुतः लैब हमारी किचन ही है। तो किचन लैब हमेशा ऐसी चीजों से परिपूरित रहती है कि जो हमारे रोग का बचाव करे। तो जैसा कि अशोक जी ने प्रश्न किया कि ऐसे कौन कौन से द्रव्य हैं जो किचन में पाए जाते हैं, तो मित्रों सबसे पहला जो द्रव्य है वो आप देख लीजिए अदरक होता है, जिसे हम अदरक कहते हैं। इस समय पे खूब आता है, तो अदरक को हम आराम से दूध के साथ में भी ले सकते हैं, गैस पे सेक करके भी हम ले सकते हैं, गुड़ के साथ में भी अदरक ले सकते हैं। ये जो अभी सीजनल बीमारी है इनमें काम करता है। यानी अभी अगर कफ कोल्ड की प्रॉब्लम हो रहा है तो भी हम गुड़ अदरक ले सकते हैं। अदरक को अगर हम लेंगे तो कार्डियक डिसऑर्डर हो रहा है, लिपिड प्रॉब्लम हो रहा है तो उसमें भी काम करेगा। उसके बाद में हरिद्रा, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फिर क्लोव है, काली मिर्च जिसे कहते हैं, और लवंग, इन दोनों को भी हम चाय के साथ में भी ले सकते हैं, दूध के साथ उबाल के ले सकते हैं, या दोनों का हम ड्राई पाउडर बना करके भी इसको हम शहद के साथ ले सकते हैं। तो गला किसी का बार बार अगर खराब हो रहा है तो अदरक का, लवंग का, इनका हम मिश्रण बना करके अगर लेंगे तो प्राणवायु स्रोतस की बीमारियां यानी कफ कोल्ड जो हो रहा है इसमें तुरंत लाभ मिलेगा। इसके अलावा दालचीनी है, सभी किचन में पाई जाती है। अगर हम दालचीनी को लेते तो वो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही उत्तम मेडिसिन है, वो अगर आप साथ में लेंगे तो भी ले सकते हैं। और एक कॉमन मेरा नुस्खा है इन दवाइयों के अलावा जो अपनी ओपीडी में मैं मरीज को बताता हूँ। कोविड के बाद में कई लोगों को 3-4 प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, जैसे लिपिड किसी का बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल, बाल झड़ना शुरू हो गए हैं, किसी को नींद नहीं आ रहा है, या कुछ और हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है या मोटापा बढ़ रहा है या नींद नहीं आ रही, ये कॉमन प्रॉब्लम है। तो इसमें हम बताते हैं कि 4 डिब्बी आप रख लीजिए। 4 डिब्बी में 50-50 ग्राम ये 4 द्रव्य ले आइए, यानी सौंफ ले आइए बड़ी, जीरा रख लीजिए, अजवाइन रख लीजिए और मेथी रख लीजिए। और आपकी एक चुटकी यानी कि 2 उंगली और 1 अंगूठा, इसमें जितना भर जाए, चारों को लेकर के 1 गिलास पानी में रख के जब आप सुबह प्रातः उठते हैं उसको गैस पे चढ़ा दीजिए मध्यम आंच पे, यानी 1 या 2 पे। और आप जब नित्य कर्म से निवृत्त होके आते हैं 5-10 मिनट में, उतने में वो उसका काढ़ा जैसा बन जाता है। तो उसे आप छान करके
और धीरे धीरे सिप करके पीजिए। ऐसे गुटक नहीं जाना है कि ठंडा किया और फिर पी गए, तो असर नहीं करेगा। इसे हमें सिप करके लेना है, जैसे हम चाय पीते हैं, घूंट घूंट करके पीना है। तो ये भी आपकी स्वास्थ्य की दृष्टि को मेंटेन करने के लिए बहुत ही कारगर नुस्खा है और ये सभी के किचन में होता है। तो इसको अगर करेंगे तो हमारे जितने श्रोतागण हैं वो बहुत ही लाभ ले सकते हैं। अमूमन सर्दियों का जो मौसम होता है वो खाने पीने की दृष्टि से उसको बड़ा ही रिच माना जाता है कि भाई अभी हमारे बाजार में सब्जियों की भरमार है, फलों की भरमार है जी। तो ऐसी स्थिति में हमारा स्वास्थ्य बेहतर रहे, हम श्वास संबंधी बीमारी से ग्रसित हैं, तो हमें खाने पीने में कौन सी चीजों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। और सामान्य व्यक्ति को जो रोगी नहीं है उसे ऐसा क्या उपाय करना चाहिए, भोजन शैली में ऐसे क्या बदलाव करने चाहिए ताकि वो निरोगी ही रहे, वो रोग उसे ग्रसित न कर सके। देखिए, हमारी मदर नेचर यानी प्रकृति ने ये व्यवस्था प्रदान की है मानव सभ्यता को इस धरती पे कि जो सीजन आता है उसमें जो द्रव्य पैदा होते हैं, खाद्य द्रव्य, वो उस सीजन के लिए सबसे अच्छी दवा वही होते हैं। तो एक बार ये सामान्य सिद्धांत है आयुर्वेद का कि जिस सीजन में जो द्रव्य हो रहा है, जैसे जब ब्लैकबेरी खजूर होता है तो वो उसको खा लीजिए, अमरूद हो रहा है उसको खा लीजिए, संतरे का सीजन है तो संतरे को, अंगूर आएगा तो अंगूर को। तो ये तो प्रकृति ने हमें प्रदत्त किया है। फिर भी प्रिसाइजली अगर आप पूछ रहे हैं शीत ऋतु के लिए, तो अभी कुछ चीजें हैं जिनकी बहुत बहुतायत है। जैसे तिल बहुत अच्छा आता है, चक्की हमारे यहाँ बनारस में खूब बिकती है, मूंगफली की चक्की बिकती है बहुत अच्छी। तो तिल को हमने अभी इसके पहले भी आपको बढ़ाया, गुड़ और अदरक को हमें खाना चाहिए। तो इन सब का मिश्रण अगर हम बना लेते हैं, तिल के गुड़ मिलाकर के लड्डू अगर खाते हैं, तिल बहुत ही अच्छा हार्ट के लिए हमारे लिए बहुत, काला तिल जो होता है वो बालों के लिए और नींद के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो अगर इनके हम लड्डू बना के खाते हैं तो विशेष कारगर है। अभी खजूर बहुत अच्छा आ रहा होता है। तो अभी व्यक्तियों को, अभी ठंडी का समय है, भूख लगती है और ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, उनको सब कुछ अपने दैनिक जीवन है, अपना वैवाहिक जीवन है वो भी चलाना है। तो खजूर के लड्डू बहुत फेमस हैं। मूंग दाना आता है उसके भी हैं, बहुत अच्छे लड्डू बनते हैं। मूंगफली, ड्राई फ्रूट्स सभी अभी खा सकते हैं आप उसके साथ में, तो उसके भी लड्डू बना करके खाए जा सकते हैं। और हमारे यहाँ तो आहार के बारे में बहुत कुछ बताया गया है कि अभी जैसे सब्जी आ रही है तो अभी मेथी की सब्जी आ रही है, तो मेथी के पराठे बहुत अच्छे से खाए जा सकते हैं जो हृदय के लिए बहुत विशेषकर लाभकारक होते हैं। आंवला अभी बहुत आ रहा है अच्छा, तो ऐसा कहा जाता है कि अगर 7 दिन में आप 1 किलो आंवले का सेवन कर लें, तो अगर परिवार में 2 से 3 लोग हैं तो 1 किलो आंवले का सेवन आपको करना चाहिए। अब उसके लिए कई तरीके हैं, जरूरी नहीं है कि आप मुरब्बे पे ही जाएं। आंवले का आप चोखा बना सकते हैं, आंवले का एक छोटा सा कम नमक डाल के अचार भी बना सकते हैं, या बॉयल करके आप थाली में रख लीजिए 8-10 पीस, वो नित्य खाइए। तो अगर ये द्रव्य आप खाते हैं जो इस सीजन में भरपूर है, संतरा देखिए बहुत अच्छा आ गया है, धीरे धीरे अंगूर भी आ जाएगा, तो उसको आप, चुकंदर आ रहा है, आंवला आ रहा है, पालक है और संतरा है, इन सबको मिलाकर के जूस अगर पियेंगे तो हमारी माताएं बहनें हैं या हमारी माताएं जो गर्भवती हो रही हैं, इनको हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो उनके लिए ये भरपूर है। आपको किसी दवा की जरूरत नहीं है, नित्य इन 5 चीजों का आप जूस पीजिए। चुकंदर हो गया, पालक की भाजी हो गया, 1 आंवला हो गया, 2 संतरा हो गया और 10-12 अंगूर, इसका जूस बना के पिए माताएं बहनें, तो उनको बहुत कारगर होगा, हीमोग्लोबिन बढ़ा देगा। अनुराग जी, आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजें जो आपने बताई कि हमें किनका सेवन करना है ये बहुत महत्वपूर्ण है जी, लेकिन किनका सेवन नहीं करना है ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। तो इस मौसम में कौन कौन सी वो चीजें हैं या वो खाद्य पदार्थ हैं जिनके सेवन से हमें बचने की आवश्यकता है सभी को, और विशेष करके जो रोगी हैं उन्हें किन वस्तुओं के सेवन से बचना है? देखिए, एक प्रकृति का सीधा सिद्धांत है कि प्रकृति विरुद्ध चीजों के कार्य को हमें नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है जो मधुमेह से ग्रसित है तो उसे बहुत ज्यादा मधुर रस वाले द्रव्य जो है उनको नहीं खाना है। तो मेरे मित्रों, ये हम लोग देखते हैं कि ये जो समय है ये कफज को बढ़ाने वाला है और शीत ऋतु है, तो हमें बहुत ठंडी चीजें नहीं खानी है। जैसे उसमें मुख्यतः आते हैं फ्रिज के आइटम हैं। आजकल का कल्चर धीरे धीरे हमारे यहाँ वेस्टर्न कल्चर प्रभावी होता जा रहा है। मैं अपने व्याख्यान में कहता हूँ कि हर शहर के कोने पे मोमोज पॉइंट खुल गए हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि जो बार बार तले द्रव्य वहां बार बार एक ही तेल में खिलाते हैं वो हमारे हृदय को, कोलेस्ट्रॉल को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। दूसरा, हमें फ्रिज की चीजें नहीं खानी है, क्योंकि रोज रोज हमने कहा कि हमारी किचन जो है वो साइंस लैब है और साइंस लैब के मुख्य साइंटिस्ट होते हैं वो हमारी माँ और दादी माँ होती, तो वो सुबह और शाम नित्य गरम गरम भोजन पकाती थी। अब कल्चर हो गया है कि बेक करके रखा है, बड़ा पाव है, ये रखे हैं, तो वो 5-5-10 दिन के फ्रिज में रखे हैं, उनको अगर हम खाते हैं तो गले को भी खराब करते हैं, मोटापा भी करते हैं और उनके अंदर एक एंजाइम बन जाता है फ्रिज में रखने से जो दिमाग में माइग्रेन भी कराता है। तो हमें ठंडा भोजन फ्रिज का रखा हुआ नहीं खाना, आइसक्रीम नहीं खाना है, दही नहीं खाना है, ऐसे द्रव्य नहीं खाने हैं जो आपकी प्रकृति के विरुद्ध हो। अगर कोई व्यक्ति भले कफज है तो उसको कफ बढ़ाने वाले द्रव्य नहीं खाने हैं। कोई पित्तज प्रकृति वाला है तो उसे पित्त वाले नहीं खाने हैं, जैसे बहुत तीखा नहीं खाना है। डॉक्टर साहब, चूंकि हम बात कर रहे हैं श्वास संबंधी रोगों की जी, तो श्वास संबंधी रोगों में जैसे एक आपने बताया कि ब्रोंकाइटिस
या कई बार उसको हम COPD कहते हैं, अस्थमा कहते हैं, दमा कहते हैं, उन स्थितियों में इस मौसम में कुछ विशेष सावधानियां बरतने की आवश्यकता है क्या? बहुत ज्यादा। देखिए, ये बीमारी जो होती है ये गेटवे है हमारे लंग्स की बड़ी बीमारियों का। तो इसमें सबसे ज्यादा अगर इसके कारण पे ऊपर हम जाते हैं तो उसके कारण होते हैं धूल, धुआं, भस, डेंड्राइट्स, पॉलन, मॉस्किटो रिपेलेंट, डिओड्रेंट आप डालते हैं वो, या घर में झाड़ू लगाई जाती है, कोई मास्टर हैं वो चौक से पढ़ा रहे हैं। तो यद्यपि हमारे जीवन में आवश्यकता है, अगर कोई व्यक्ति शिक्षक है तो उसको बोर्ड पे पढ़ाना ही होगा, तो चौक से अगर यूज करते हैं तो धुआं आएगा। कोई व्यक्ति झाड़ू बुहारू घर में करता है, माताएं बहनें, वो करना ही है। तो इस समय हमें ध्यान रखना है कि ये चीजें सबसे ज्यादा बुरे तरीके से प्राणवायु स्रोतस को अफेक्ट करती हैं। तो काम तो जरूरी है आपकी जीविकोपार्जन के लिए, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक कपड़े का मास्क बना लें और उसको उपयोग करें। अगर मास्क बाहर का आप उपयोग कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कपड़े का मास्क आप बना लें कॉटन का, उसको उपयोग करें। दूसरा, कुछ ऐसे भाई बहन हैं जिनको पढ़ने के लिए जाना है, ये क्योंकि यंग जनरेशन में ज्यादा होती है, तो किसी को बाइक से या ऑटो से 5-10 किलोमीटर की दूरी पे जाना है, तो अभी एक टी शर्ट आती है जिसे हम लोग कहते हैं टर्टल नेक, या गोल गले की पट्टी वाली टी शर्ट आती है, उसको गले में जरूर पहने। उसके साथ में मफलर आता है, उसको गले पे अच्छे से टाइट कर लें जब आप बाहर जा रहे हैं। और कुछ चीजें जो आयुर्वेद के कुछ नुस्खे हैं मैं बताता हूँ। सबके घरों में सरसों का तेल होता है, उसमें 2 लहसुन की कली और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के उसको गर्म करें। रोज सोने के पहले आपकी जहाँ चिन है, दाढ़ी, वहां से लेके सीने के नीचे तक आप उसको अच्छे तरीके से 2-3 बार गर्म करके तेल को लगा लें, और सुबह भी उठ करके उसको लगा लें। तो जो सेंधा लवण होता है वो कफ जितना जमता है उसको तोड़ देता है, चिपक नहीं पाता है। तो ये प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आपको कफ नहीं होगा। और जो खाने की चीजें मैंने बताई हैं, इसके अलावा भी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप फिर गर्म भाप भी ले सकते हैं। उसमें भी कुछ आयुर्वेदिक द्रव्य आते हैं जिनसे आप भाप ले सकते हैं। लेकिन आजकल का वातावरण जो है वो संक्रमण का वातावरण है, तो खाद्य पदार्थ के साथ में दवाइयों में भी बहुत ज्यादा संक्रमित दवाइयां आ रही हैं। तो मेरा आप सभी मित्रों से निवेदन जरूर है कि आपके पास में जो भी आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, एक बार उनसे अपना चेकअप जरूर कराएं और सलाह ले लें, और जैसा वो परामर्श दे रहे उसके अनुसार फिर आप अपना खाने का और पीने का और रहन सहन का विचार करें। निश्चित तौर पर ये तो बात हो गई कि इन बातों का ध्यान देने की आवश्यकता है, विशेष करके ऐसे लोगों में जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्या है। जी, अगर किसी व्यक्ति को है, आयुर्वेद में कहा जाता है, अमूमन ये मान्यता है हमारे समाज में कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति जो है ये बड़ा स्लो काम करती है, और हम बाहर से मेडिकल स्टोर से कोई भी दवा ले लेंगे या किसी डॉक्टर साहब को दिखा लेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। जी। लेकिन इसके साथ एक मान्यता ये भी है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति जो है वो किसी भी रोग का समूल नाश करती है, उसको पूरी तरह से ठीक करती है। तो ऐसे लोगों को जिनमें ये मान्यता है कि ये पद्धति थोड़ा धीमे धीमे काम करती है, हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं कि नहीं, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति हमारी सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है और इसके माध्यम से इलाज जो है वो पूरी तरह से और आपको रोग मुक्त बनाता है। अशोक जी, हमारा जीवन विचारों के अधीन है और विचारों का संक्रमण शरीर के संक्रमण से जल्दी हो जाता है। तो ये जो बातें पहले कही जाती थी, ये धारणा थी जो लोगों के पास में पहुंच गई। ऐसा नहीं है। हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारत के एक सबसे प्रथम चिकित्सालय में सेवाएं देते हैं, और जितने मरीज हम लोग देखते हैं शायद अन्यत्र जगह उतने मरीज ना होते हों। मतलब हम लोगों के पास ईश्वरीय अनुकंपा से ज्यादा मरीज विश्वास के साथ आते हैं और उनको लाभ भी तुरंत होता है। तो ऐसे कई मरीज हैं जो प्राणवायु स्रोतस की हम बात करें, जिनको हम पफ देते हैं या कई बार उनको सुबह शाम भाप देने की जरूरत पड़ती है, नेबुलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन हम लोग अपनी आयुर्वेदिक दवाइयों से उनकी रोग निरोधक प्रतिरोधक क्षमता को और उनके प्राणवायु स्रोतस को, हमने जो अपने 5 प्रकल्प बताए, उनसे इतना मजबूत कर देते हैं कि बच्चे धीरे धीरे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं जो पहले नहीं जा रहे होते हैं। और ऐसे कई मरीज हैं जो अभी मेरे कंटिन्यू चल रहे हैं। तो यह धारणा, मुझे लगता है कि इस विचारधारा में परिवर्तन होना चाहिए। आयुर्वेद का असर बहुत ही शीघ्र होता है। हाँ, ये जरूर है कि आयुर्वेद में औषधियों के प्रकल्प बहुत ज्यादा हैं। एलोपैथी में प्रकल्पों की कमी है, उनके निश्चित प्रकल्प हैं, बट आयुर्वेद में 500-800 कई प्रकार की दवाइयां हैं। 400-500 मेडिसिन तो ऐसी हैं जो रोज प्रचलन में है। तो अगर व्यक्ति को उचित मात्रा में उचित दवा नहीं पहुंच पाती तो हो सकता है कि उसको थोड़ा विलंब से आराम हो, लेकिन अगर उचित माध्यम की दवा उसे पहुंच जाती है तो आराम तुरंत होता है। कई मरीज आकर के बताते हैं कि 2 या 3 दिन बाद में ही उनको अंतर पता चल जाता है, और वो सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमसे जुड़े रहते हैं उनका मैसेज भी आ जाता है कि डॉक्टर साहब 3 दिन या 4 दिन हुआ, मुझे अस्थमा में आराम है, मेरी जॉइंट पेन में आराम है, या शुगर का लेवल मेरा ठीक होने लगा है, या नींद आने की प्रॉब्लम है। तो मरीज दूसरे या तीसरे डोज में हम लोगों को बताते हैं कि हमको आराम हो रहा है। निश्चित तौर पर बस आवश्यकता है अपने चिकित्सक पर और चिकित्सा पद्धति पर भरोसा करने की, और जो डॉक्टर की सलाह है, चिकित्सक जो सलाह दे रहा है आपको, उस सलाह को मानना है, उन पद्धतियों का पालन करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता, और आप ठीक हो जाएंगे। पर डॉक्टर साहब, आप आए, आपने समय दिया हमारे श्रोताओं को इस मौसम में क्या करना चाहिए, क्या उचित है क्या अनुचित है, इसकी जानकारी दी। स्वास्थ्य संबंधी रोगों में हम क्या सावधानियां बरत सकते हैं,
इस बारे में आपने बताया। आप यहाँ आए, आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अशोक जी। हमारे जो लोग सभी को मेरा प्रणाम, और मैं आशा करता हूँ कि सभी लोगों को आरोग्य प्रदान